दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट गड़बड़ी के मामले में तहसीलदार के बाद अब एसडीएम भी किए गए सस्पेंड। कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर हुआ बड़ा एक्शन। दरअसल मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट मामले की शिकायत कांग्रेस पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे गंभीर कदाचार माना है। इस मामले में 2 अधिकारियों पर गाज चुकी है। मध्य प्रदेश में बालाघाट के पोस्टल बैलेट कांड में भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बालाघाट के एसडीएम और उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल सोनी को सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने गोपाल सोनी का निर्वाचन कार्य से जुड़ा प्रभार डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को सौंप दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बीजेपी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। यहां बता दें कि मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में 2 दिन से सरगर्म बालाघाट पोस्टल बैलेट कांड में कांग्रेस पार्टी की शिकायत के बाद अब निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में आ गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने आज जबलपुर के संभागीय आयुक्त अभय वर्मा को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली तक पहुंची पोस्टल बैलेट कांड की गूंज। कमलनाथ ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल मध्य प्रदेश में बालाघाट पोस्टल बैलेट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की शिकायत दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग से की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जहां इस मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को निशाने पर लिया है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे गंभीर कदाचार बताया है। इसी बीच बालाघाट के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने भी प्रक्रियात्मक चूक की बात को किया है। बता दें कि दिल्ली में अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से भी मिला और बालाघाट पोस्टल बैलेट कांड का वीडियो सौंप दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सुबह ही इस मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी थी। रिपोर्ट में इसे प्रक्रियात्मक त्रुटि मानते हुए नोडल अधिकारी तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेड़ी को सस्पेंड कर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पोस्टल बैलेट की गोपनीयता भंग नहीं हुई है। अनुपम राजन ने कहा कि अब आयोग से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल तहसीलदार के बाद अब एसडीएम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव के नतीजों से पहले अशोक गहलोत के मंत्री के बेटे ने कर दिया बड़ा दावा। बोले 3 दिसंबर को कांग्रेस का हो जाएगा सुपड़ा साफ। दरअसल भरतपुर जिले के पूर्व राज परिवार के सदस्य और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने राजस्थान के चुनाव नतीजों से पहले बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने कोई भी विकास का काम नहीं किया है। इसके अलावा अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ तो होगा ही, साथ ही जो भी राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनेगा उसे कुछ दिन अपना सर पकड़कर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़ दिया है। इसको सही कैसे करना है, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वहीं भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग को लेकर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि गर्ग ने राजस्थान में 5 साल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम किया, पेपर लीक स्कैंडल करे, करप्शन किया, अपनी जेबें भरी। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भरतपुर में एडमिनिस्ट्रेटर फेलियर है। उन्होंने कहा कि यहां पर विकास नाम की कोई भी चीज नहीं है, धड़ाधड़ा गोलियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री को लेकर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर बार यही करते हैं, काम कोई और करता है और मुख्यमंत्री वो बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की लहर है। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते तो कांग्रेस का ऐसा हाल नहीं होता और सरकार रिपीट कर सकती थी। अनिरुद्ध ने कहा कि लेकिन कांग्रेस पार्टी की विनाश काले विपरीत बुद्धि है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, अनिरुद्ध के दावे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दिया बड़ा बयान। बोले 3 तारीख को जो भी परिणाम आएंगे हम उन्हें स्वीकार करेंगे। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हर राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि हम लोग राजस्थान जीतेंगे और स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे और तेलंगाना भी जीतेंगे। पूरे देश में माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का नैरेटिव नहीं बन रहा, यहां लोकल नेताओं के नाम गायब रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इन्हें झटका राजस्थान से ही मिला है, यह हमारी सरकार को नहीं गिरा पाए, ये इनके दिल में खुंदक है। इन्होंने जनता को भड़काने का काम किया लेकिन वे फेल हो गए। जो राजस्थान में लोग मिल रहे हैं, इनसे बात हो रही है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि सरकार रिपीट हो रही है। लेकिन 3 तारीख को जो भी परिणाम आए उसे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे यह लगता है कि हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है।
अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर ममता बनर्जी को दे डाली खुली चुनौती। बोले ये देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये लागू होकर रहेगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के धर्मतला में एक सार्वजनिक रैली में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वो कभी विकास नहीं कर सकता, इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी, सीएए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता, ये हर हाल में लागू होगा और हम इसे लागू करके रहेंगे। वहां से आने वाले हिंदू बहनों भाइयों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 के चुनावों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाकर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 2026 में यहां बीजेपी सरकार बनानी है तो इसकी नींव 2024 के लोकसभा चुनाव में डालकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। उन्होंने पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने के दौरान तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए। उन्होंने लोगों से टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकने तथा अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी 2026 में 2/3 बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में आएगी। आपको बता दें कि उन्होंने सीएए पर ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यह देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता, सीएए हर हाल में लागू होकर रहेगा। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में वोटिंग से पहले पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की बड़ी कोशिश। पीएम मोदी ने मुस्लिम नेताओं से कर दिए खास बड़े वादे। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और रोड शो किए हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने करीमनगर में बीजेपी उम्मीदवार और पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रमुख बंदी संजय कुमार के समर्थन में मुस्लिम अल्पसंख्यक नेताओं के साथ मुलाकात कर सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित किया। बैठक का खास फोकस मुस्लिम समुदाय में सबसे पिछड़े और सामाजिक तौर पर उत्पीड़ित पसमानदा मुसलमानों पर रहा। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता असफर भाषा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हमसे कहा है कि मुसलमान हर क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली हैं और बीजेपी सरकार समाज के उत्थान और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करेगी। पीएम मोदी ने करीमनगर शहर में हेलीपैड के पास में आयोजित सार्वजनिक बैठक के दौरान कहा कि उनकी सरकार सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए और अधिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आपको अपने समुदाय को उन सभी छात्रवृत्तियों के बारे में भी बताना चाहिए जो केंद्र सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान कर रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के साथ में आउटरीच कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन पसमानदा मुसलमानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने पसमानदा समुदाय तक अपनी पहुंच को और ज्यादा करने के प्रयासों के बीच मुस्लिम नेताओं से यह भी आह्वान किया है कि वो इस धारणा को दूर करें कि उनकी सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने में मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं से पसमानदा मुसलमानों पर ध्यान केंद्रित करने और उनके उत्थान के लिए प्रयास करने का सख्त निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, आज तेलंगाना में कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे वोट, धारा 144 की गई लागू। दरअसल आज तेलंगाना में कड़ी सुरक्षा के बीच में वोट डाले जा रहे हैं। सभी जगहों पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की 25 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। 28 नवंबर से धारा 144 लागू कर दी गई है। मतदान वाले इलाकों में निषेधाज्ञा 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। धारा 144 के प्रभाव के दौरान बैठकें और रैलियों पर पूरे तरीके से पाबंदी है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति भी नहीं है। आपको बता दें कि आज कड़ी सुरक्षा के बीच तेलंगाना में वोट डाले जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे ला रही कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी के सामने कई नेताओं ने माना कि मल्लिकार्जुन खड़गे हार न मानने वाले लीडर हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर लिखी गई पुस्तक मल्लिकार्जुन खड़गे पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद कंपैशन, जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बुधवार को विमोचन किया। नई दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित समारोह में सोनिया गांधी के अलावा विपक्ष के कई नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे की नेतृत्व क्षमता पर पूरा भरोसा जताया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदान होने के बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के बीच कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को खामोशी से आगे ला रही है। सोनिया गांधी की मौजूदगी में विपक्षी नेताओं ने माना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही हार न मानने वाले लीडर हैं।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने नौकरशाहों को दे डाली खुली चेतावनी, सरकार बनते ही कई अधिकारियों पर गिरेगी गाज। दरअसल यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कुछ आईपीएस और आईएएस अफसरों से जिलों की कमान वापस ले ली जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने खुले रूप से प्रत्याशियों से ऐसे अफसरों के नाम मांगे हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान उनके लिए परेशानियां बन रहे थे। 30 नवंबर तक नाम कांग्रेस कमेटी के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद सरकार बनते ही ऐसे अफसरों की रवानगी का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम कई अफसरों पर भारी पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के मिश्रा के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ऐसे अफसरों की सूची बनाई जा रही है जो पक्षपात रवैया अपनाते हैं। इनमें कई जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही मुरैना कलेक्टर और एसपी के साथ साथ ग्वालियर कलेक्टर सहित कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की रवानगी हो जाएगी। के मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी नीरज वशिष्ठ, मुख्य सचिव इकबाल सिंह सहित कई और अफसरों की लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में बालाघाट के कलेक्टर अब गिरीश कुमार मिश्रा का भी नाम जुड़ गया है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार से बकाये को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधायकों के साथ में दिया धरना, बोली अत्याचारी शासन चला रही बीजेपी। दरअसल केंद्र सरकार से मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित धनराशि की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी विधायकों ने राज्य विधानसभा परिसर में धरना दिया। टीएमसी के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते दिख रहे हैं। एक तरफ तो टीएमसी विधायक बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे थे तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी के धरने से कुछ ही दूरी पर मध्य कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसी दौरान एक रैली करके बीजेपी के लोकसभा अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के अत्याचारी शासन और उनकी प्रतिशोध की राजनीति के कारण बंगाल के वंचित श्रमिकों को गहरा दुख सहना पड़ा है, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। बीजेपी का जमींदारी राज खत्म होगा और जनता विजयी होगी। अगली बड़ी खबर, 41 मजदूरों की सकुशल वापसी से बीजेपी को मिल सकता है मोदी की श्रमिक हितैषी छवि का फायदा। दरअसल उत्तरकाशी की सुरंग में दीपावली के दिन से फंसे 41 श्रमिकों को आखिरकार 17 दिनों के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इससे श्रमिकों के परिवारों में दीपावली के त्योहार जैसा खुशी का माहौल है। तो वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी राहत की सांस ली है। यदि दुर्भाग्य से सुरंग में फंसे श्रमिकों के साथ में कुछ भी गलत हो जाता तो इससे चुनावी समय में भाजपा को बड़ा नुकसान होता। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर होते और उन्हें लेकर विपक्ष की ओर से तमाम बयान दिए जाते। श्रमिकों के सकुशल बचाव के बाद भी विपक्ष इसे सरकार की लापरवाही और मानवीय गलती के कारण हुई त्रासदी बताकर बीजेपी को निशाने पर लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिलहाल श्रमिकों के सुरक्षित बचाव अभियान ने विपक्ष को यह अवसर नहीं दिया है। उल्टे बचाव अभियान को जिस कुशलता के साथ में आगे बढ़ाया गया उससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रशासनिक कुशलता सामने आई है। प्रधानमंत्री ने इस पूरे अभियान में अपनी जो सतर्कता दिखाई है उससे उनकी श्रमिक हितैषी छवि मजबूत हुई है। जाहिर है कि इससे वे गरीबों विशेषकर श्रमिकों के बीच में और अधिक लोकप्रिय होंगे। इससे पहले कोरोना काल में भी वे गरीबों श्रमिकों के साथ में डटकर खड़े रहे और उन्हें सकुशल उनके घर पहुंचाने और पूरे कोरोना काल में राशन उपलब्ध करने का काम किया था। इस मिशन में उन्होंने एक बार फिर अपनी उसी छवि को मजबूत किया है जिसमें वे गरीबों श्रमिकों के लिए हर समय डटकर खड़े रहते हैं। जाहिर है कि बीजेपी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट के करीबी कांग्रेस एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, 55 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। दरअसल कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा और 55 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें 55 लाख रुपए परिवादी मोहर सिंह यादव को दिए जाएंगे जबकि 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट में जमा होगा। वेद प्रकाश सोलंकी अभी चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। सोलंकी को सचिन पायलट गुट का माना जाता है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्हें 1 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।